हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अबराउत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। आज की क्लास ये हमारे अकाउंटेंट की जो आपकी वैकेंसी आई है उसके लिए आज की क्लास है और बहुत सारे बच्चों ने इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है। आई होप आप सभी अपने एग्जाम के प्रिपरेशन में लग गए होंगे। देखिए, ये हमारे अकाउंटेंट की ये जो वैकेंसी आई है, टोटल मेरे हिसाब से वैकेंसी पिछली बार से कम है, लेकिन ये है कि लेवल 6 की जॉब है, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। और आप सभी लोगों ने अगर फॉर्म फिलअप कर रखा है तो इसके प्रिपरेशन के लिए आप आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें आपके एग्जाम में 2 टियर होंगे। एक आपका टियर फर्स्ट जो पूरी तरीके से प्री लेवल का है, क्वालिफाइंग नेचर का है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कंप्यूटर, यही सारी रहेंगे। मेंस एग्जाम के लिए 10 बच्चों को बुलाया जाएगा एक सीट पे, टोटल 610 बच्चों का सिलेक्शन होगा। अब मेंस एग्जाम ही आपका मतलब मेरिट उसी पे आपका बनेगा। कॉमर्स के 40 क्वेश्चन आएंगे, उसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। 7 सब्जेक्ट है टोटल, और सातों सब्जेक्ट आपको डिटेल में थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल के साथ पढ़ना पड़ेगा और उससे आपकी मेरिट बनेगी। और प्लस डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका सिलेबस अभी आउट नहीं हुआ है, जल्दी जैसे ही आता है सिलेबस में आपको जानकारी दे दूंगा। तो टोटल 100 क्वेश्चन पे आपकी मेरिट बनेगी, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए मेंस एग्जाम के लिए। तो ये जो क्लासेज आपकी चल रही है, ये मेंस एग्जाम का आपका चल रहा है कॉमर्स का, ठीक है। और आज हम लोग क्लास नंबर 2 देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में मैं कवर कराऊंगा, ये सभी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो कॉमर्स 7 पेपर, एनुअल अकाउंट्स, अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनकम टैक्स, जीएसटी, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको पूरा 7 पेपर से थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सभी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और सब्जेक्ट आपके सिलेबस में दिया है, कोई चैप्टर नहीं मेंशन है, तो काफ़ी डिटेल में सिलेबस है, लेंदी सिलेबस है। तो आज ही से मेहनत करना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे, कंपनी एक्ट से रिलेटेड भी देखेंगे और प्लस आपका जीएसटी से रिलेटेड देखेंगे। ये सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो जितने भी बच्चे, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अपडेट दे दूं, जितने भी स्टूडेंट्स ने इसके लिए फॉर्म फिलअप कर रखा है, अगर आपको मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो कॉमर्स, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कॉमर्स बैच पूरी तरीके से लॉन्च हो गया है। अभी एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। 30 सितंबर तक अगर आप एडमिशन ले लेते हैं तो आपको 249 में ये बैच मिल जाएगा। आफ्टर 30 सितंबर के बाद इसकी जो बैच की फीस रहेगी वो 349 हो जाएगी। तो आप सभी स्टूडेंट जिनको कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, सातों पेपर पढ़ना है, थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स के साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी है डिटेल। देखिए, 90 दिन का यह पूरा क्लास लेक्चर है, 90 दिन आपका क्लास चलेगा, क्योंकि मेंस एग्जाम आपका अगले साल होना है, क्योंकि नवंबर के लास्ट वीक तक कहीं ना कहीं आपके प्री एग्जाम होंगे। फिर दिसंबर में आपके रिजल्ट आ जाएंगे, जनवरी में कहीं जाके अब आपका जनवरी के 2nd या 3rd वीक में कहीं मेंस एग्जाम होगा। तो अभी आपके पास समय है, और अभी प्री तक अगर आप नहीं तैयारी करेंगे, प्री के बाद तैयारी करने बैठेंगे तो 7 पेपर आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय नहीं मिलेगा। कहीं 1 महीने में ही एग्जाम का डेट आ गया तो आपको मेंस एग्जाम के लिए समय नहीं मिलेगा। तो अभी से आप अपना जो मेंस एग्जाम है कॉमर्स का 40 क्वेश्चन और प्लस डिस्क्रिप्टिव, इसका करना तैयार कर दीजिए, ठीक है, अभी से तैयारी। तो जितने भी स्टूडेंट इनको पढ़ना है, डिटेल में सारी क्लासेस कवर करनी है, सभी सब्जेक्ट कवर करना है, थियरी, एमसीक्यू के साथ इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सारी चीज़ें डिटेल में आपको कवर कराई जाएंगी। पर डे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, पर डे आपको नोट्स मिलेगा, एंड एवरी सैटरडे आपको वीकली मॉक टेस्ट वगैरह हम प्रोवाइड कराएंगे। तो कैसे ज्वाइन करना है, आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से आप ज्वाइन हो सकते हैं मिनिमम फीस के साथ। और प्लस अदर किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। इसकी क्लासेस पर डे आपको मिलेगा, और वो भी लाइव क्लासेस नहीं मिलेगा, डेली बेसिस पे आपके जो, जैसे आपने बैच ज्वाइन करा, डेली बेसिस पे आपको आपके कोर्स में अपडेट कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए, 1 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा हम कंटेंट कवर कर पाएंगे, नोट्स भी आपको डिटेल में मिलेगा। ऐसे लाइव क्लास में क्या होता है कि 1 घंटे में जो टॉपिक सफिशिएंट, मतलब पर्याप्त टॉपिक ही आपको पढ़ाया जाता है, जितना सिलेबस में कवर कराया जा सके, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता है। इसीलिए ये जो क्लास ऐसे रहेगी, 1-1 घंटे की क्लास रहेगी और डिटेल में सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। हर एक टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, कोई भी एग्जाम के लिए आपका कोई भी एक टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो सभी थियरी, पूरा एमसीक्यू, न्यूमेरिकल, सारी चीज़ों पे विशेष फोकस किया जाएगा इस बैच में। तो पर डे आपको क्लास लेक्चर मिलेगा, मंडे टू सैटरडे, सैटरडे को वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा। पर डे आपको इंग्लिश में नोट्स मिलेगा, हिंदी में नोट्स मिलेगा। इंग्लिश वाले बच्चों को इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में नोट्स मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ये रही बैच की बात। अब हम लोग यहाँ पे क्लासेस अपनी स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन जितना भी मैं बताऊंगा प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जीएसटी से रिलेटेड है। क्वेश्चन फर्स्ट है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, मतलब व्हाट काइंड ऑफ द टैक्स जीएसटी। जीएसटी किस टाइप का टैक्स है, इनकम बेस्ड टैक्स है, या ऑरिजिन बेस्ड टैक्स, डेस्टिनेशन या प्रॉपर्टी बेस्ड टैक्स है। तो देखिए, हम कह सकते हैं जीएसटी जो आपका है वो गंतव्य आधारित टैक्स है, मतलब डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है आपका, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है, ठीक है। यहाँ सी आंसर सही है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जीएसटी आपका कैसा है, जीएसटी सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है। टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं, टैक्स आपके दो तरीके के होते हैं। एक आपका डायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है आपका। डायरेक्ट टैक्स में आपने पहला तो जाना ही है, इनकम टैक्स, ठीक है। इनकम टैक्स जो आपकी आय पे लगता है, सीधा आप सरकार को जमा करते हो। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जो टैक्स आप सीधे गवर्नमेंट को जमा करते हो, वो आपका डायरेक्ट टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स जो दूसरा टैक्स है, वो आपका कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा? इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मैं बात कर लूँ जीएसटी,
ठीक है। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आप कस्टमर से वसूल के, मतलब कस्टमर या किसी अदर पार्टी से वसूल कर आप सरकार को जमा करते हो, आप गवर्नमेंट को जमा करते हो या जीएसटी डिपार्टमेंट को आप जमा करते हो, तो वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब आप सीधा सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, आप किसी से वसूल के सरकार को देते हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स आपका होता है। तो जीएसटी एक ऐसा टैक्स है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी। और जीएसटी किस टाइप का यहाँ पे पूछा गया है, जैसे किस किस टाइप के टैक्स होते हैं, तो ये आपका इनकम बेस है, ऑरिजिन बेस या डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम क्यों बोलेंगे, देखिए जीएसटी गंतव्य आधारित टैक्स इसलिए है, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स विच मीन दैट टैक्स इज कलेक्टेड द प्लेस एट द प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम। जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज क्या की जा रही है, कंज्यूम की जा रही है, जहाँ पे वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग किया जाता है, वहाँ पे जीएसटी वसूला जाता है, ना कि प्रोडक्शन के आधार पे। पहले प्रोडक्शन बेस के आधार पे टैक्स लगता था, पहले क्यों, हमारे जो गुड्स वगैरह रहते थे बहुत महंगे रहते थे, बहुत कॉस्टली रहते थे। जीएसटी के आने से कुछ तो सस्ते हुए, ऐसा क्यों, क्योंकि जब जहाँ पे उत्पादन होता था वहीं पे ही प्रोडक्शन टैक्स आपसे ले लिया जाता था। ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स ले लिया जाता था, तो ये पूरी तरीके से हट गया है। अब क्या आ गया है, अब यहाँ पे सीधा सीधा जीएसटी आ गया है। वन नेशन वन टैक्स जब सरकार लेकर आई थी आपका, ठीक है, 2017 में ये पूरी तरीके से लागू हुआ है और 1 जुलाई को पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया में जीएसटी लागू कर दिया गया है। और डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स हम बोलेंगे, जैसे पंजाब में बना हुआ माल अगर दिल्ली में बिकता है तो दिल्ली के लोग वो यहाँ पे कंज्यूम करेंगे पंजाब के माल को, गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ की सरकार जीएसटी से पैसे कमाएगी, यहाँ की सरकार, और यहाँ के लोग ही जीएसटी टैक्स पे करेंगे, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स पे करेंगे। तो ये गंतव्य आधारित टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या किया जाता है, उपभोग किया जाता है, जहाँ पे यूज़ किया जाएगा वहीं पे टैक्स पे किया जाएगा, इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स बोलते हैं। प्रोडक्शन के आधार पर नहीं कि पंजाब में बना है तो पंजाब में ही जीएसटी वसूला जाएगा, नहीं, जहाँ पे बिकेगा वहाँ से जीएसटी वहाँ की लोगों की जनता पे करेगी, जो लोग यूज़ करेंगे, और वहाँ की सरकार जीएसटी से पैसे कमाएगी। थोड़ा डिटेल में हम बात कर लेते हैं। देखिए जीएसटी अगर हम बात कर ले तो जीएसटी आपका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स अगर हम कहते हैं जहाँ पे गुड्स और सर्विसेज आपकी क्या होती है, कंज्यूम होती है, जहाँ पे लोग उपभोग करते हैं जीएसटी, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का, जहाँ के लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं पीते हैं, ठीक है, यूज़ करते हैं या सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स कमाएगी, वहाँ की सरकार को कर मिलेगा, मतलब टैक्स से उनकी रेवेन्यू बढ़ेगी। तो इसीलिए इसे डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कहते हैं। उस स्थान को हम नहीं कहेंगे जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ है या बिक्री हुई थी, वो आपका नहीं होगा, ठीक है, वहाँ की सरकार पैसे नहीं कमाएगी। जैसे एक एग्जांपल से आप समझिए, जैसे पंजाब की एक कंपनी है, वो मोबाइल फ़ोन बनाती है। अब पंजाब में ही बन रही है फ़ोन, तो जाहिर सी बात है पंजाब से माल बिक रहा है तो वो दिल्ली में बेचा जा रहा है। तो मोबाइल तो पंजाब में बना है, लेकिन वो कहाँ लेकर बेचा जा रहा है, दिल्ली में बेचा जा रहा है, और वहाँ दिल्ली के लोग उस मोबाइल फ़ोन को खरीदेंगे, वहीं पर ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो जीएसटी का पैसा किसे मिलेगा, जीएसटी का पैसा दिल्ली गवर्नमेंट को मिलेगा, दिल्ली सरकार को मिलेगा, क्योंकि ये फ़ोन कहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, कहाँ पे कंज्यूम किया जा रहा है, दिल्ली में यूज़ किया जा रहा है। तो ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अब मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप सभी को, जीएसटी इज अ विच टाइप ऑफ टैक्स, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। सारी चीज़ें देखिए डिटेल में कवर कराई जा रही हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ रहा होगा आप सभी बच्चों को। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे, अच्छा अदर ऑप्शन भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। इनकम बेस्ड टैक्स, देखिए इनकम बेस्ड टैक्स तो आपका इनकम टैक्स है, जो आपकी इनकम पे लगता है, इनकम टैक्स है आपका, ठीक है। और उत्पत्ति आधारित ये तो हट गया है, ये तो हट गया है, अब इसकी जगह जीएसटी आ गया है, तो हटा ही दीजिए। प्रॉपर्टी बेस्ड टैक्स, ये भी आपका एक तरीके से डायरेक्ट टैक्स है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसी से टैक्स लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीएसटी में शामिल नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज इज नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, कौन सा जीएसटी में इंक्लूड नहीं है, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, इनकम टैक्स या वैट। तो देखिए जीएसटी में कौन शामिल नहीं है, जीएसटी में इनकम टैक्स ये नहीं शामिल है, क्योंकि जीएसटी आपका कैसा टैक्स है, जीएसटी आपका डायरेक्ट टैक्स है, सीधे आपसे आपकी इनकम पे लिया जाता है, जितना आप कमाओगे। आप 12 लाख कमाओगे तो आप अपनी 12 लाख की इनकम पे टैक्स दो, आप 15 लाख कमाओगे 15 लाख पे सरकार को टैक्स दो, आप ही की इनकम पे आपसे लिया जाएगा, तो ये जीएसटी में नहीं आता है। बाकी सर्विस टैक्स ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और पहले लगता था, अब जीएसटी के आने से बहुत जगह सर्विस चार्जेस हट गए हैं, ठीक है, सर्विस चार्ज की जगह जीएसटी ने ले लिया है। एक्साइज ड्यूटी भी, उत्पाद शुल्क, ठीक है, और वैट आपका हो गया है, ये सभी जीएसटी के अंतर्गत क्या किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर आपका सी आंसर रहेगा, ठीक है। इसको डिटेल में थोड़ा हम बात कर लें, जैसे जो आपका इनकम टैक्स जो अभी मैंने बताया, ये एक डायरेक्ट टैक्स है, कैसा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स है, जबकि जीएसटी में आपके सभी इनडायरेक्ट टैक्स जो भी ऑल ओवर इंडिया में चलते थे 1 जुलाई 2017 के पहले, वो सभी जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर लिए गए हैं, चाहे वो आपका सर्विस टैक्स हो, एक्साइज ड्यूटी हो या वैट हो, आपके ये सभी जीएसटी के अंतर्गत शामिल है, बस आपका इनकम टैक्स जीएसटी के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसको और डिटेल में मैं बात कर लूँ तो ये यहाँ पे हमारे ऑपरेटर ने इसको यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ से। तो सर्विस टैक्स अगर हम बात कर ले, जैसे इस ऑप्शन में आपका है सर्विस टैक्स, तो सर्विस टैक्स क्या होता है, एक क्विक फ्लो में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो सर्विस टैक्स भी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जैसे आप बहुत सारी सेवाएं यूज़ करते हैं, एक तो है खाते हैं पीते हैं, तो वो तो गुड्स के कंडीशन में आ गया, ठीक है। सर्विस में क्या आएगा, सर्विस में जैसे आप किसी की सेवाओं को यूज़ करते हैं, ठीक है, या आप सर्विस आप अपना बेचते हैं, तो जाहिर बात है टैक्स उससे वसूलेंगे, सरकार को जमा करेंगे, तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और जो सेवाओं, जैसे जो सर्विसेज है, जैसे मोबाइल सर्विस हो गया, आपका मोबाइल सेवा हो गया, होटल हो गया, टूर हो गया, बैंक हो गया, तो ये सभी आपके क्या है, ये सभी सर्विस टैक्स है। जैसे मोबाइल सेवा
होटल होटल आप जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो भी टैक्स वगैरह आपसे लिया जाता है वो सर्विस टैक्स ही है, क्योंकि होटल वाला आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो आपसे सर्विस टैक्स लेगा। टूर हो गया, ऐसे बैंक भी अपनी सेवाएं प्रोवाइड करता है तो आपसे कुछ ना कुछ चार्जेस लेता है, तो ये सभी सर्विस टैक्स में आपके आते हैं। और सर्विस टैक्स अब आपका किस में शामिल हो गया है, ये जीएसटी में शामिल कर लिया गया है। मतलब अब किसी भी सेवा पर लगने वाला टैक्स सीधे जीएसटी के तहत वसूला जाएगा। नाउ एनी सर्विस टैक्स इज डायरेक्टली लिविड अंडर जीएसटी। समझ में आया? जैसे कि एग्जांपल देखिए, जैसे आप पहले आप होटल में एक होटल में रुकते थे तो वहाँ पे आपका सर्विस टैक्स लगता था। अब उसी सर्विस टैक्स की जगह अब ये जीएसटी के अंतर्गत समाहित हो गया है, इंक्लूड हो गया है, तो अब जीएसटी टैक्स लगता है। ठीक है। सेकंड हम बात कर लें ऑप्शन का एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी मतलब जिसे हम बोलते हैं उत्पाद शुल्क। तो ये भी एक्साइज ड्यूटी भी आपका क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये लिया जाता है किस पे, मैन्युफैक्चरिंग स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब कोई प्रोडक्ट अगर आप बना रहे हैं अपने फैक्ट्री में, अपनी कंपनी में, तो मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर ही आपसे ले लिया जा रहा है। मतलब जहाँ पे माल तैयार हो रहा है वहीं पे ही टैक्स आपसे ले लिया जा रहा है, तो उसे ही हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। क्या बोलते हैं? एक्साइज ड्यूटी हम बोलते हैं। ठीक है, एक्साइज ड्यूटी। अब ये भी जीएसटी के अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया, हाँ कर लिया गया जीएसटी के तहत। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट है, कुछ ऐसे गुड्स हैं जैसे पेट्रोल हो गया, शराब हो गया, इन सभी को छोड़कर सभी जितने अदर गुड्स हैं सभी को जीएसटी के अंतर्गत समाहित कर लिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और शराब पर लागू है, जबकि अदर ये सभी जीएसटी, ये दोनों जीएसटी के दायरे से बाहर है। इनकम टैक्स तो मैंने आपको बताया है। इनकम टैक्स मतलब क्या, आयकर जिसे हम बोलते हैं, ये एक डायरेक्ट टैक्स है और ये किसी इंडिविजुअल की इनकम पे या उसकी अर्निंग पे, मतलब उसकी कमाई पर ये लगता है। जैसे अगर आपको सैलरी मिल रही है, किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सैलरी मिल रही है, तो आप अपनी सैलरी इनकम पे टैक्स पे करेंगे, इनकम टैक्स पे करेंगे। अगर आपकी इनकम किससे बन रही है, इनकम अगर आपकी बिजनेस से बन रही है, आपकी इनकम कोई बिजनेस कर रहे हैं आप, तो जो भी बिजनेस से आप प्रॉफिट कमाएंगे, लाभ होगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आपकी इनकम के 5 सोर्स आपके होते हैं। आपका इनकम का 5 सोर्स, जैसे आपकी सैलरी से अगर आपकी इनकम आ रही है तो इस पर टैक्स पे करेंगे। बिजनेस प्रोफेशन हो गया, कैपिटल गेन्स हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गई, एंड देन अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, जो ऑनलाइन जुआ वगैरह सकता है, ये सारी चीज़ें। तो ये इन पांचों तरह की इनकम आपकी किसमें, ये सभी आपके इनकम के सोर्स है। और इस पर कौन सा टैक्स लगेगा, इस पर आपका इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स मतलब आप ही की इनकम पे आपसे टैक्स लिया जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट टैक्स हम इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जीएसटी में आपका समाहित नहीं है। और तो ये आपका हो गया। और वैट की अगर हम बात कर लें, जैसे इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स इसलिए है क्योंकि जो जिस व्यक्ति की इनकम पे लगता है वो खुद ही सरकार को देता है। और जबकि इनडायरेक्ट टैक्स मैंने बताया था कि इसमें कस्टमर से वसूला जाता है, फिर व्यापारी बिजनेसमैन सरकार को देता है। जैसे आप मान लेते हैं, आप लेने गए क्या, आप लेने गए एलसीडी टीवी आप लेने गए। अब इसमें मैं कह दूं कि 18% जीएसटी लगा हुआ है, 18% जीएसटी लगा हुआ है। ठीक है, तो ये सीधा आप सरकार को नहीं दे रहे हैं, आप तो जो दुकानदार है, शॉपकीपर है, आप उससे ले रहे हो। शॉपकीपर है, आप उससे ले रहे हो, तो आपने उसे 18% दे दिया। अब शॉपकीपर क्या किया, ये होलसेलर से लेकर आया, होलसेलर से इसने भी भाई कुछ ना कुछ इसने भी 18% जीएसटी पे किया। होलसेलर क्या करता है, सब शॉपकीपर से लेके और ये ले जाके गवर्नमेंट को जमा कर देता है, सरकार को जमा कर देता है। ठीक है, तो ये होता है आपका जीएसटी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स। और इसमें बहुत सारे प्रोसेस हैं, जैसे अगर आप शॉपकीपर ने यहाँ पे वसूला है, यहाँ पे उठा के दे दिया, ठीक है, अगर बढ़ेगा घटेगा तो वहाँ पे रिफंड हो जाता है आपका। वैट की हम बात कर ले तो वैट पूरी तरीके से जीएसटी में शामिल हो गया, इसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड टैक्स। तो वैट भी आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये गवर्नमेंट लेती थी, राज्य सरकार बेसिकली लेती थी। कोई भी माल सेल होता था, मतलब बिक्री पर राज्य सरकारें लेती थी वैट, वैट जिसे हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। और हर स्टेट का अपना डिफरेंट डिफरेंट वैट रेट रहता था, वैल्यू एडेड टैक्स का रेट रहता था। ठीक है, वैट को भी जीएसटी में मर्ज कर दिया गया, इसके स्थान पर एसजीएसटी अब लगाया जा रहा है। तो ये आपके थे और इम्पॉर्टेंट है। चलिए, समझ में आया आपको सारा एक्सप्लेनेशन। चलिए यहाँ पे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही यहाँ पे हमारे ऑपरेटर ने टाइप कर दिया है। चलिए यहाँ क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मिनट, जीएसटी काउंसिल का कौन सा दिशा निर्देश के तहत बनाया गया है, मतलब जीएसटी काउंसिल जो क्रिएट किया गया है अंडर विच डायरेक्शन या अंडर विच डायरेक्टिव, किस मतलब दिशा निर्देश के तहत जीएसटी काउंसिल को बनाया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको भी मालूम है सेक्शन आर्टिकल 279 है, आर्टिकल 279 ए के तहत जीएसटी को क्या किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है, जीएसटी को एस्टैब्लिश किया गया है। दी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो जीएसटी काउंसिल की जो मतलब स्थापना की गई है, मतलब एस्टैब्लिश किया गया है जीएसटी काउंसिल को, वो संविधान, भारत का जो संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आर्टिकल 279 ए के तहत, 279 ए के तहत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी को इंक्लूड किया गया है। और ये जो बॉडी है जीएसटी काउंसिल, दिस बॉडी टेक्स ऑल द डिसीजन, ये सभी डिसीजन लेती है, ये जो जीएसटी काउंसिल है जीएसटी से रिलेटेड। जैसे जीएसटी में जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट जैसे 0% है, 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। ठीक है, तो ये अभी आपके जीएसटी के रेट्स हैं। तो इस पर डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है कि किस प्रोडक्ट को 5% वाले में रखना है, किस प्रोडक्ट को, या किस सर्विसेज को 12% में रखना है। मतलब किस सर्विस पे 12% टैक्स लिया जाएगा, किस प्रोडक्ट पे 5% टैक्स लिया जाएगा, ये डिसीजन हमारी जीएसटी काउंसिल करती है। और कौन से प्रोडक्ट है जिन पे टैक्स नहीं लगेगा, जो पूरी तरीके से, ऐसे कौन सी सर्विसेज, ऐसे कौन से गुड्स हैं जो जीएसटी के दायरे से बाहर है, उस पर डिसीजन जीएसटी काउंसिल लेती है। और जीएसटी स्लैब वगैरह ये सारी चीज़ें आपकी हो गई।
तो यहाँ पे आपका डी आंसर सी। अच्छा, ये काउंसिल जो है इसका जो हेड होता है ये हमारे वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस, ठीक है, मिनिस्टर हमारे क्या होते हैं? हेड होते हैं जीएसटी काउंसिल के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारी चीज़ें डिटेल में बताई जा रही हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी अगर हम बात कर ले, एक मिनट, भारत में जीएसटी किस देश की प्रेरणा से लाया गया है? मतलब इंडिया में जो जीएसटी अडॉप्ट किया गया है, इंडिया में जो जीएसटी नाउ इज अ यूनिफॉर्म जीएसटी लेविड अक्रॉस द कंट्री। नहीं, ये नहीं है। विच कंट्री इंस्पायर्ड जीएसटी, मतलब इंडिया ने इंस्पायर जो हुआ है जीएसटी को अपनाया है, वो किस देश से इंस्पायर होकर भारत ने जीएसटी को अपनाया है? तो फ्रांस। ठीक है, फ्रांस। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भारत ने जीएसटी तब लागू किया जब उसने फ्रांस से इस रसायन का पेटेंट लिया है। मतलब इट एक्वायर्ड द पेटेंट फॉर दिस केमिकल फ्रॉम फ्रांस। जो पहली बार, देखिए, पूरे विश्व में जीएसटी लागू करने वाला पहला देश फ्रांस ही है, और उसी से इंस्पायर्ड होकर इंडिया ने भी जीएसटी को अपने यहाँ लागू किया है, जीएसटी मॉडल को अपनाया है, वन नेशन वन टैक्स के आधार पे। सी आंसर सही है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लें। शेयर आपके क्या होता है? कंपनी एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ गए, शेयर डिवेंचर से रिलेटेड। तो शेयर आपका क्या होता है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो शेयर जैसे होता है कि अभी आप, अगर मैं उर्ली अगर बताऊं, तो जैसे शेयर मार्केट आप जानते होंगे, शेयर मार्केट, ठीक है, शेयर बाजार जिसे बोलते हैं, शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, शेयर बाजार, शेयर बाजार। अब आपने क्या किया, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में। मतलब क्या, आपने शेयर मार्केट में, मतलब किसी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया आपने। किसी कंपनी में आपने अपना पैसा क्या किया, किसी कंपनी में आपने क्या किया, इन्वेस्ट कर दिया। इन्वेस्ट मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर आपने खरीद लिए। क्या किया आपने? शेयर आपने क्या कर लिया, खरीद लिया। अब जब आप किसी कंपनी में मतलब अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कंपनी के शेयर को खरीद रहे हैं, तो एक तरीके से आपको उस कंपनी में क्या मिल जाती है, उस कंपनी में ओनरशिप आपको मिल जाता है, हिस्सेदारी मिल जाती है, ओनरशिप। ठीक है, ओनरशिप मतलब आप एक तरीके से उस कंपनी के उतने परसेंट के क्या बन जाते हैं, मालिक बन जाते हैं, मतलब ओनर बन जाते हैं। ठीक है, ओनर, ओनर बन जाते हैं। आपको उस कंपनी में हिस्सेदारी मिल जाती है। तो शेयर अगर हम बात कर लें, तो शेयर होता क्या है? कंपनी को दिया गया ऋण, मतलब अ लोन गिवन टू द कंपनी। तो ये तो डिवेंचर्स होता है। कंपनियों को जब पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी डिवेंचर इश्यू करती है, तो ये तो डिवेंचर्स हो गया, ये गलत है। अब फिक्स रिटर्न और इन्वेस्टमेंट, तो देखिए हम कह सकते हैं एक निश्चित प्रतिफल वाला निवेश। तो देखिए शेयर आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका इक्विटी शेयर आपका होता है, इक्विटी शेयर, और दूसरा आपका प्रेफरेंस शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर। तो हम कह सकते हैं एक निश्चित प्रतिफल, एक फिक्स डिविडेंड आपको मिलता है। तो फिक्स डिविडेंड मिलता है तो वो प्रेफरेंस शेयर में आपको मिलता है, इसमें नहीं। ठीक है, इसमें मिलेगा, फिक्स डिविडेंड आपको मिलेगा। तो ये भी आपका आंसर मैं कह दूं तो ये भी एक तरीके से गलत ही है। क्यों? क्योंकि अभी 10% मिल रहा है, और शेयर की, कंपनी के शेयर की कीमत अभी घटी हुई है, तो 10% का अगर लाभ अगर आपको मिल रहा है, तो मान लेते हैं 2,000 रुपये मिल रहा है। अब मान लेते हैं कंपनी के शेयर काफ़ी महंगे हो गए, काफ़ी कंपनी ग्रो कर गई, तो यही जो 10% आपको लाभ में हिस्सा मिलेगा, यही आपका कम से कम 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो फिक्स तो नहीं रहता है। कंपनी के ग्रो करने पे आपका भी लाभ में हिस्सा बढ़ेगा। तो यहाँ पे आपका ये नहीं सही है, ये आपका सही है। कंपनी में आपको ओनरशिप मिल जाती है, यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। जैसे एक एग्जांपल से आप देखिए, तब आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे, जैसे आपने एक कंपनी के 1,000 शेयर आपने खरीदे हैं, और ये जो 1,000 शेयर है, मतलब एक कंपनी के पास 1,000 शेयर है, अभी इतना समझिए, और आपने उसके पास से 10 शेयर आपने खरीद लिया। मतलब एक कंपनी के पास 1,000 शेयर है, आपने 10 शेयर गए, आप कंपनी में 10 शेयर आपने खरीद लिया। तो आपकी हिस्सेदारी कितनी हुई इस कंपनी में, कितना परसेंट शेयर आपने खरीदा? तो मतलब 1% हिस्सेदारी आपकी बन गई, मतलब 1% के आप क्या हो गए, मालिक हो गए। जो कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, वो उसको कंपनी में क्या, मालिक, मतलब ओनरशिप मिल जाती है उतने परसेंट की। तो आप एक कंपनी के अगर 1,000 शेयर में 10 शेयर अगर आपने खरीद लिए, तो आप उस कंपनी के 1% के मालिक हो गए। और ओनरशिप बनने का फ़ायदा क्या है? ओनरशिप बनने का फ़ायदा है कि आपको जितना भी मुनाफा होगा कंपनी को, जितना भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में आपको हिस्सा मिलेगा। मतलब मुनाफे में आपको, लाभ में हिस्सा आपको मिलेगा, पहली बात हो गई। दूसरा हो गया कि कुछ मामले में वोट देने का भी राइट्स रहेगा आपको, वोटिंग राइट्स भी आप मिलेंगे। अगर किसी कंपनी के शेयर वगैरह आप खरीद रहे हो, तो वोटिंग राइट जैसे क्या, जैसे डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को, कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना हो, वो अपॉइंट करना हो, ठीक है, तो आप वोट कर सकते हैं। अगर कंपनी में ऑडिटर की अपॉइंटमेंट हो, ऑडिटर को नियुक्त करना हो, ऑडिटर को, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना वोट दे सकते हैं। अपना वोट आप दे सकते हैं किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट होने के लिए। मतलब कंपनी की मीटिंग में आप भाग ले सकते हैं। कंपनी की जो सभा होती है, जो कंपनी की मीटिंग आपकी होती है, उसमें आप क्या कर सकते हो, भाग ले सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो, और करना भी पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे थर्ड है कि अगर कंपनी बढ़ती है, मान लेते हैं आज कंपनी के एक शेयर की कीमत 100 रुपये है, आपने 10 शेयर खरीदा है, तो आपने कितना दिया होगा, जाहिर सी बात है 1,000 दिया होगा। अब फ्यूचर में अगर कंपनी के शेयर की कीमत बढ़ेगी, मान लेते हैं अभी तो 100 रुपया कंपनी के एक शेयर की कीमत है, आने वाले समय में 500 रुपया हो गया, तो इसी 10 शेयर जो आपने इन्वेस्ट किया है, अब आपको पैसा जो मिलेगा वो 5,000 रुपया मिलेगा। तो आपने इन्वेस्ट 1,000 किया, लेकिन अब फ्यूचर में भाई कंपनी ग्रो की, कंपनी का शेयर बढ़ गया, अब आपको 5,000 रुपया मिल रहा है। तो ये फायदा आपको मिलेगा किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको भी मतलब शेयर, कंपनी के ग्रो होने पे शेयर की कीमत बढ़ेगी, आपको भी फायदा होगा। तो ये आपका था क्या,
आपका सी आंसर यहाँ पे सही है। आपको कंपनी में क्या मिल जाती है? ओनरशिप मिल जाती है। और शेयर अगर आपसे कोई पूछे तो क्या होता है? तो कंपनी में एक ओनरशिप, ठीक है, स्वामित्व की इकाई होती है, यूनिट ऑफ द ओनरशिप इन अ कंपनी, ये आपका शेयर होता है। अब यहाँ पे और भी थोड़ा हम बात कर लें डिटेल में, जैसे शेयरों में एक कंपनी के आंशिक और स्वामित्व मेल से खाती है, तो ये हटा दीजिए। यहाँ पे हाँ, शेयर का मतलब थोड़ा-सा मैंने यहाँ डिटेल में रखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए। जैसे शेयर का मतलब होता है किसी कंपनी में आपको हिस्सेदारी मिल जाती है, ठीक है? हिस्सेदारी मतलब स्टेक होल्डर्स, और या कंपनी में आपको स्वामित्व का एक टुकड़ा मिल जाता है, ओनरशिप का कुछ एक हिस्सा मिल जाता है आपको। जैसे जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं। व्हेन यू एक्वायर्स अ शेयर इन अ कंपनी, यू बिकम एन ओनर। तो आप क्या बन जाते हैं? ओनर बन जाते हैं। उस कंपनी में उतने परसेंट की हिस्सेदारी आपकी बन जाती है, आप भी मालिक कहलाएंगे। चाहे छोटा ही हिस्सा क्यों ना आपने लिया हो, 10 ही परसेंट शेयर आपने ना लिया हो, 10% की हिस्सेदारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही है? सी आंसर आपका यहाँ पे सही है। कंपनी में ओनरशिप का जो यूनिट होगा, मतलब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आपको उस कंपनी में वोटिंग राइट, मतलब क्या मिल जाएगा? आपको इससे ओनरशिप आपको मिल जाएगा, मालिक बन जाएंगे आप उस कंपनी के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शेयर कितने प्रकार के शेयर? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मैं यहाँ पे देख लो क्वेश्चन। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि शेयर दो प्रकार के होते हैं। व्हाट आर द टू मीन्स ऑफ द शेयर? शेयर के दो प्रकार हैं, और वो भी कौन कौन से? मतलब शेयर के दो मुख्य प्रकार क्या है, कौन कौन से हैं? तो शेयर दो प्रकार के होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, शेयर आपके दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ बी आंसर सही है। आइए इसको मैं डिटेल में आपको यहाँ बताता हूँ। तो शेयरों के प्रकार की बात कर लें तो कंपनी में जो शेयर आपके होते हैं, कंपनी में जो आपके शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो टू टाइप के होते हैं। एक आपका होता है इक्विटी शेयर और एक आपका होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसे हम वरीयता शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर क्या होता है? इसे हम कॉमन शेयर भी बोल सकते हैं, जिसमें आपको वोटिंग राइट्स वगैरह मिल जाता है, कंपनी के लाभ में हिस्सा सभी लोगों को बंटने के बाद आपको मिलता है। और जबकि प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इसमें डिविडेंड और रीपेमेंट प्रायोरिटी, मतलब आपको जो लाभ में हिस्सा मिलेगा कंपनी में, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड, और पुनर्भुगतान प्राथमिकता। जैसे अगर कंपनी मान लेते हैं कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी लॉस में चल रही है, तो जाहिर सी बात है जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रहेंगे उनसे कोई मतलब नहीं है। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो कंपनी में अपना, मतलब कंपनी को घाटे से बचाने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, अपना पैसा लगाएंगे, अपनी प्रॉपर्टी बेचेंगे, ठीक है, इनका लायबिलिटी बना रहेगा। तो ये हो गया। और मान लेते हैं अगर कंपनी घाटे में जा रही है और कंपनी ने अपनी एसेट्स बेच दी है, कंपनी ने अपनी संपत्तियां बेच दी, तो बेचकर कंपनी क्या करेगी? अपने घाटे को पूरा करेगी, लॉस को कवर करेगी, और फिर जो पैसा बचेगा वो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, बाद में जाके किसको मिलेगा? बाद में जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। तो ये दो प्रकार के होते हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मैंने बताया, इसमें आपको ये कॉमन शेयर होता है, इसमें वोटिंग राइट्स आपको मिल जाते हैं। और प्रेफरेंस शेयर की बात कर लें तो डिविडेंड एंड रीपेमेंट प्रायोरिटी, हाउएवर नॉर्मली नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर में आपको कोई भी वोटिंग राइट्स आपको नहीं मिलता है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पे दो प्रकार के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और इन दोनों में कंपनी का हिस्सा होता है, लेकिन उनके अधिकार और फायदे अलग अलग होते हैं। जैसे इक्विटी शेयर्स की हम बात कर लें तो इक्विटी शेयर हम कहते हैं तो ये एक सामान्य प्रकार का शेयर होता है, इसे हम बोलते हैं क्या? कॉमन शेयर ऑफ द कंपनी। इसमें आपको वोटिंग राइट्स और बहुत सारे बेनिफिट वगैरह आपको मिल जाते हैं। इन्हें रखने वाला व्यक्ति कंपनी का मालिकाना हक रखता है और उसे वोट देने का अधिकार होता है। और वोट देने का जो राइट्स रहता है वो किस कंडीशन के लिए? जैसे एनुअल जनरल मीटिंग जब होती है कंपनी की, तो वहाँ पे कुछ मुद्दों के लिए वोटिंग कराया जाता है, तो वो वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है। कौन? वोटिंग में आपका इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कंपनी के मुनाफे में हिस्सा मिलता है अच्छा खासा। कंपनी के बढ़ने पर शेयर की कीमत भी बढ़ती है इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और डिविडेंड मिलना तय नहीं होता है, मतलब शेयर्स इज इन अ कंपनी प्रॉफिट डिविडेंड, ठीक है, ये तय नहीं होता है, क्योंकि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगा, तब उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी के लाभ में हिस्सा मिलेगा। और सबसे आखिरी में पैसा मिलता है अगर कंपनी बंद हो जाए, मतलब जो आपको पैसा मिलेगा वो सबसे लास्ट में मिलेगा अगर कंपनी क्या हो जाए? कंपनी बंद हो जाए। तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्या होता है? सॉरी, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर अभी मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी प्रेफरेंस, जैसे आप कंपनी के शेयर खरीदते हैं और प्रेफरेंस शेयर आपने खरीद लिया, तो प्रेफरेंस शेयर खरीदने का मतलब आप कंपनी अगर बंद भी हो जा रही है, मान लेते हैं कंपनी घाटे में चल रही है, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो कंपनी सबसे पहले आपका भुगतान करेगी, प्रेफरेंस आपको देगी, जो कंपनी के प्रेफरेंस शेयर जितने भी लोगों ने कंपनी का खरीदा हुआ है। लेकिन नुकसान भी है, जैसे आपको वोटिंग राइट्स नहीं रहेगा, कंपनी की कोई भी मीटिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ कमाने के पर्पज से आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। बस फ़ायदा ये रहता है कि इसमें आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड आपको मिलता है, ठीक है। रेगुलर बेसिस पे आपको कंपनी की लाभ में हिस्सा मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। रेगुलर एंड फिक्स डिविडेंड आपको मिलता है। और कंपनी अगर इंसॉल्वेंट हो गई तो सबसे पहले आप ही का कैपिटल रिटर्न होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। चलिए, और बाकी वोटिंग राइट्स तो मिलता नहीं है, कंपनी शेयर की कीमत ज़्यादा बढ़त नहीं होती है, तो ये इसके नुकसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मे भी शायद ये लास्ट क्वेश्चन है। डिवेंचर्स आपके क्या होते हैं? व्हाट आर द डिवेंचर्स? आपसे पूछा जा रहा है डिवेंचर्स आपके क्या होते हैं। एक मिनट, हाँ, डिवेंचर्स आपके क्या होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। तो डिवेंचर एक तरीके से जैसे लोन, एक तरीके से लोन। और ये लोन कौन ले रहा है? ये लोन कंपनी ले रही है, ठीक है। कैसे ले रही है? लोगों को अपना डिवेंचर्स बेचकर, ठीक है, लोगों को
अपना डिबेंचर्स क्या करके, सेल करके, बेच कर। और जो भी मान लेते हैं आपने कंपनी के 30,000 डिबेंचर्स, आप 30,000 रुपये आपने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है, एक तरीके से आपने कंपनी के 30,000 का डिविडेंड आपने खरीद लिया है। अब 5 साल के लिए आपने लिया हुआ है, तो हर साल आपको 10% लाभ में मतलब ब्याज मिलेगा। एक तरीके से आप कंपनी को लोन दे रहे हैं डिविडेंड के तौर पे, तो आपको 10% ब्याज कंपनी देगी हर साल, जैसा एग्रीमेंट में लिखा रहेगा। तो डिवेंचर्स एक तरीके से लोन का पैसा होता है जो कंपनी लेती है। किससे लेती है? अपनी मतलब किससे? देश के सभी लोगों को जिनको कंपनी अपना डिवेंचर्स बेचेगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर एक प्रकार का शेयर गलत है। स्वामित्व प्रमाण पत्र, ओनरशिप सर्टिफिकेट, ये भी गलत है। एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आपका होता है डिवेंचर्स। सी आंसर सही है। जैसे कंपनी जनता से पूंजी जुटाने के लिए, कंपनी जब नई कंपनी खड़ी होती है तो कंपनी डिवेंचर्स के माध्यम से लोन पैसा इकट्ठा करती है। डिवेंचर, DEBEN डिवेंचर्स के माध्यम से कंपनी क्या फंड इकट्ठा करती है, और इसी पैसे को कंपनी क्या कर देती है? अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है जिस बिजनेस करने के लिए। इससे कंपनी ग्रो होगी और इनको 10% हिस्सा मिलता रहेगा। तो एक तरीके से लॉन्ग टर्म आपका क्या होता है? लॉन्ग टर्म लोन होता है आपका डिवेंचर्स। और डिवेंचर्स मैच्योर होने पे भुनाया जाएगा। जैसे 10 साल के लिए आपने कोई भी डिवेंचर्स लिया है, वो पूरी तरीके से रिडीम तभी होगा जब उसकी मैच्योरिटी पीरियड पूरा हो जाएगा। तो एक निश्चित दर पे आपको इंटरेस्ट के साथ पेमेंट आपको मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे सी आंसर सही है आपका। डिवेंचर्स एक प्रकार का लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। चलिए, डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। डिवेंचर होल्डर आपके कौन होते हैं? डिवेंचर होल्डर जो कंपनी को क्या देते हैं? कंपनी को लोन देते हैं, कंपनी को उधार का पैसा देते हैं। उधार का पैसा जो कंपनी को देते हैं, ठीक है, वो आपके कौन होते हैं? वो आपके डिवेंचर्स आपके होते हैं। तो कंपनी का मालिक ये तो शेयर वाला होगा भाई। अगर आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं तो शेयर होल्डर्स आप बन जाएंगे। शेयर होल्डर्स मतलब जो कंपनी का शेयर जिसने खरीदा है। तो कंपनी का मालिक शेयर होल्डर्स होता है, कंपनी का ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में रहता है। व्यवसाय में भागीदार मतलब पार्टनरशिप ना बिजनेस, तो ये तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया जा रहा है, ये भी गलत है। ये कंपनी का क्रेडिटर होता है, मतलब इसने कंपनी को लोन दिया है, मतलब कंपनी में इसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है और हर महीने कंपनी से ब्याज कमाएगा, पैसा कमाएगा। तो एक तरीके से हम यहाँ पे ट्रीट करेंगे कि इसने कंपनी को भाई लोन दिया है, लेनदार है, क्रेडिटर माना जाएगा ये कंपनी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर आपका सही है। डिवेंचर होल्डर्स मालिक नहीं बल्कि ये क्या होते हैं? बल्कि ये नॉन कंट्रोलेबल क्रेडिटर होते हैं। दे गिव कंपनी मनी इन द फॉर्म ऑफ द लोन। ये कंपनी को लोन देते हैं जरूरत पड़ने पे, और इस प्रकार ये कंपनी से ब्याज भी कमाते हैं अच्छा खासा। इसलिए इन्हें मतदान का अधिकार और स्वामित्व दोनों नहीं इन्हें मिला है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसके पास मतदान का अधिकार रहता है? व्हाट आर द कैरीज वोटिंग राइट्स? किसके पास वोटिंग राइट्स रहता है? तो अभी मैंने बताया था आपको कि शेयर आपके दो तरीके के होते हैं। शेयर, एक आपका हो गया इक्विटी शेयर, एक आपका हो गया क्या? प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। शेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इक्विटी शेयर होल्डर्स में वोटिंग राइट्स आपको मिलेगा। कंपनी के डायरेक्टर जब अपॉइंट होते हैं, ऑडिटर नए अपॉइंट होते हैं, सीईओ नए अपॉइंट होते हैं, उन्हें निकालना हो तो वोटिंग करने का अधिकार इक्विटी शेयर होल्डर्स को होता है, इनको नहीं होता है। ठीक है, इनको नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में। लाभ में हिस्सा जो प्रॉफिट डिविडेंड मिलेगा सबसे पहले इन लोगों को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को। प्रॉफिट में मतलब शेयर इन प्रॉफिट, ठीक है, इनको नहीं मिलेगा सबसे पहले, सबका पेमेंट करने के बाद इनको मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या मतदान का अधिकार वोटिंग राइट्स किसके पास होता है? तो ये इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। सी आंसर यहाँ पे आपका सही है। ठीक है, सी आंसर यहाँ पे आपका पूरी तरीके से सही है। यहाँ डिटेल में हम बात कर लें, डिटेल में अगर हम बात करेंगे तो इक्विटी शेयर धारकों सदस्यों को ही कॉर्पोरेट की बैठकों, कॉर्पोरेट मतलब कंपनी की जो मीटिंग होती है वहाँ पे पार्टिसिपेट करने का जो राइट्स होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को रहता है। और बहुत सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं कंपनी को लेकर, मेजर डिसीजन, ठीक है, वो इक्विटी शेयर होल्डर्स उस मीटिंग में भाग लेते हैं और मेजर डिसीजन में वो वोटिंग करते हैं। ठीक है, और ये जो आपके प्रेफरेंस शेयर है इन लोगों को वोटिंग राइट्स नहीं दिया जाता है। तो ये था इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। तो टोटल आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आज की क्लास बहुत है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आई होप आप सबको आज की क्लास समझ में आई होगी। चलिए आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाकी जितने भी बच्चे जिनको इस क्लास समझ में आया हो, पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी ऐसे डिटेल में पढ़ने के लिए थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स, ये सारी चीज़ें कवर करने के लिए आप हमारे इस अकाउंटेंट बैच से जरूर जुड़िए, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इस बैच की फीस बहुत मिनिमम है और डिटेल में आपको क्लासेस मिलेंगी, नोट्स मिलेगा, वीकली मॉक टेस्ट मिलेगा, सारी चीज़ें डिटेल में कवर कराई जाएंगी। तो आप सभी स्टूडेंट इस बैच से जरूर जुड़िए और अपनी प्रिपरेशन आज ही से स्टार्ट कीजिए मेंस एग्जाम के लिए, हमारे अकाउंटेंट का। किसी भी जानकारी के लिए आप एक बार जरूर हमारे इस नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए कल की क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी आपकी जो बैच की क्लासेस है ये अक्टूबर से आपकी स्टार्ट होगी, 2 अक्टूबर से पूरी तरीके से डिटेल में आपको ये क्लासेस पूरी कवर कराई जाएंगी विद थियरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए आज की क्लास ही ओवर करते हैं। कैसी लगी क्लास कमेंट करके जरूर बताइए। टेक केयर एंड गुड बाय।